हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, उनकी स्वयं की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं का वाचन कर रहे हैं, जिसमें जो कि हमारे यूजीसी नेट के इकाई 10 में लगा हुआ है और भी विभिन्न परीक्षाओं में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था वह आपको पता है। अगर आप देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो हम बता देते हैं कि मंगल पंडित के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि जब मंगल पंडित चलते थे, मोटी ओढ़ रजाई, मूर्तिमान जाड़ा तब मुझको पड़ता था दिखलाई, बच्चे उनको देख मचाते, कृष्ण नाम का रौला, वे दौड़ते दौड़ न पाते, पहले पाँवों पौला। तो ये उनके द्वारा लिखी गई कविता थी मंगल पंडित के ऊपर। तो इसके आगे की अब हमको पढ़ना है, तो चलिए देर न करते हुए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मेरी बाल्यावस्था में नियति ने मुझे एक संतुलित स्थिति में रख दिया था। तो इनके भाई बहन कितने थे इसके बारे में देख लीजिए। 2 भाई 4 बहनें मुझसे बड़ी, 2 भाई 4 बहनें मुझसे छोटी। बड़ों से कुछ सीखने को और छोटों को कुछ सिखाने को, बड़ों से कुछ दबने और छोटों को कुछ दबाने को। कुल 13, क्या यह अशुभ संख्या ही थी जिसने मेरी समौरी मतलब होता है हमजोली, है ना। पत्तो कौन थी? इनकी मोहन चाचा की लड़की थी, को छोटी उम्र में ही हमारे बीच से उठा लिया। मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वैसा ऐसा बोल रहे हैं। पत्तो मेरे खेल कूद की सबसे निकट और सबसे प्रिय सहेली थी। एक दिन वो बीमार पड़ी, बच्चों को उसके पास जाने की मनाही कर दी गई। फिर मैंने उसे कभी न देखा। उसका सहसा गायब हो जाना मेरे बाल मन की एक पहेली बन गई। पत्तो कहाँ गई लोग अक्सर बात करते हैं और शायद सोचते हैं कि दूर खेलते, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, हाँ ठीक है, दूर खेलते बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लोग अक्सर बात करते हैं और शायद सोचते हैं कि दूर खेलते बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के कान बड़े चौकन्ने होते हैं। मैंने भी दूर खड़े होकर एक दिन बड़ों की बातों से अनका मतलब होता है समझा, ठीक है, किसी बात को अनका, जैसे कहते हैं ना कि मैं तो तभी अनक गया था या समझ गया था, उसी चीज़ को इन्होंने कहा अनका कि पत्तो मर गई। उन्होंने ऐसा सुना और समझा कि पत्तो मर गई, और मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। मैं अक्सर सोचता, क्या बच्चे मरते भी हैं? मरना क्या होता है? क्या मरना यही है कि बच्चा बनकर वो शून्य में विलीन हो जाता है? क्या किसी दिन इसी तरह मेरी सत्ता का भी लोप हो जाएगा तो वह अनुभव कैसा लगेगा? इन बातों को सोचते सोचते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे पाँवों के नीचे से धरती खिसक जाती और मेरे कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते। मैं अपने से पूछता, क्या मैं मर रहा हूँ? और इस भयावह स्थिति से बचने को मैं अपने किसी बड़े भाई या बहन के पास जाकर उनके खेल या उसकी पढ़ाई में एकाएक विघ्न डालने लगता। उसके कार्यकलाप में कोई आघात पहुँचाने की दृष्टि से नहीं, अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भाप नहीं हूँ, शून्य नहीं हो रहा हूँ, मैं कुछ स्थूल हूँ, ठोस हूँ, कुछ बिगाड़ बना सकता हूँ। इस प्रकार के दौरे मुझे कई वर्षों तक आते रहते। उनको ऐसा दौरा पड़ने लगा, ठीक है ना। ये दौरा उनको पड़ने लगा था बच्चन जी को, कि वो मतलब सोचते थे कि मैं मर रहा हूँ। ऐसा बात यह हुई थी कि पत्तों की लाश को हम बच्चों की आंख से बचा कर ले जाया गया था, और जब मैंने उसकी मौत की बात सुनी तब मृत्यु का यह विचित्र रूप मुझे विचलित करने लगा। मुझे लगा, मुझे पता नहीं घर और बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई। प्रायः बच्चे आँख ओट हुई चीज़ को जल्दी भूल भी जाते हैं। शायद मैं और बच्चों से अधिक भाव प्रवण था, ठीक है दोस्तों, भाव प्रवण था। मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। तो इनके जन्म के कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद इनके छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरी माता उसका नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश राय रखना चाहती थी। क्या रखना चाहती थी इनकी माता जी? रघुवंश राय। पर तभी मोहल्ले में किसी के रघुवंश नाम के लड़के की मृत्यु हो गई। माँ को लगा कि रघुवंश नाम रखने से पड़ोसी को बराबर अपने लड़के की याद आती रहेगी। शायद इस नाम को अशुभ भी समझा हो, इसलिए उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम शालिग्राम, क्या नाम रख दिया?
इनके छोटे भाई का नाम शालिग्राम, ठीक है, और पुकारने का नाम रज्जन, ठीक है। रज्जन बच्चन वजन पर रखा गया था, ठीक है। शालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन हुई। छोटी बहन का इनके क्या नाम था, तो शैल कुमारी, ठीक है, रखा गया। वह उनकी अंतिम संतान थी। सदी के दूसरे दशक का चक बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं था। न वह पूरी तरह शहर था, न पूरी तरह गांव। जैसे गांव का कोई हिस्सा शहर बनने के क्रम में हो, अथवा शहर का कोई हिस्सा गांव के खेत खलिहान में जबरदस्ती धंस आया हो। पर उस छोटे से मोहल्ले में विविधता भरपूर थी। विविधता मतलब जानते हो ना, बहुत सारे लोग रहते थे, है ना, वही चीज़ बता रहे हैं, हर जात बिरादरी के। पहले अपनी पीठ पर चढ़कर और बाद को अपनी उंगली पकड़ा कर राधा ने उस मोहल्ले को मुझे अपनी परिक्रमाएँ कराई थी। और बड़े होने पर अपने खेल कूद के दौरान मैंने उनके इतने चक्कर लगाए थे कि उसका जियोग्राफिया मेरे पाँव के तलवों और हाथ की उंगलियों तक को मालूम था। कोई मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे मोहल्ले में किसी तरह पहुंचने को कहता तो शायद ही मुझसे गलती होती। मतलब इनको पूरी बहुत अच्छी तरह से उस मोहल्ले के बारे में जानकारी हो गई थी कि पट्टी बांध कर भी वहाँ तक वो अच्छे से जा सकते थे। मैं उस मोहल्ले के गली कूचों को ही नहीं पहचानता था, उनमें रहने वालों को भी देखा जाना और उनसे एक प्रकार के अपनेपन का अनुभव किया था। मोहल्ला तो मुझसे मेरे यौवन में ही छूट गया था। जिस नगर में वह मोहल्ला था वह भी प्रायः 15 वर्षों से मुझसे छूट गया। नगर मतलब समझते हैं ना, शहर। इलाहाबाद में वह मोहल्ला था, तो इलाहाबाद इनसे 15 वर्ष पहले ही छूट गया था, ठीक है दोस्तों। मोहल्ला भी अब बिल्कुल बदल गया है। नए रास्ते, नए मकान, नए लोगों के नए रहन सहन, उनके चेहरों पर नए ज़माने के नए ख्यालों की नई मुहर छाप। फिर भी कभी वहाँ गया हूँ तो नया सब सपने सा होकर अंतर्धान हो गया और पुराना सब एक एक रंग में साकार होकर सामने खड़ा हो गया। और मुझे उस जादू से निकलने में कुछ समय लगा है। निकलने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती थी। मतलब ये जब जाया करते थे, इनको अपनी बचपन की सारी यादें वापस ताज़ा हो जाती थी और प्रेजेंट टाइम से वो पास्ट में चले जाते थे, ठीक है दोस्तों। हमारा मकान उत्तर मुख था, तो इनका मकान कैसा था, उत्तर मुख, ठीक है। सामने खुला ऊंचा नीचा मैदान। बाबा के ज़माने में हाथे की जो कच्ची दीवार उठाई गई थी वह बरसों की बरसात से ढहकर छोटे बड़े ढूहों में परिवर्तित हो गई थी। पार पूरब पश्चिम जाती एक गली, गली के पार फिर खुला मैदान, पार को उस पर एक बूढ़ी काछिन। तो कौन बना लिया था मकान, बूढ़ी काछिन ने लकड़ी की टार लगा ली थी। बूढ़ी थी पर तगड़ी और दबंग। आवाज़ दे तो मील भर पर सुनाई दिए, मतलब अच्छी तेज आवाज़ बोलती थी। टाल पर काम करने वाले लकड़ चिरवे उससे थर थर काँपते थे। मजाल है कि कान के वक्त कोई सुस्ती दिखलाए, बुढ़िया खा जाती थी। टाल के उस पार नीम का एक बड़ा पेड़ के सामने गिरधारी काठी का 2 कोठरियों का घर, गिरधारी काठी का 2 कोठरियों का घर था, ठीक है। मुंदर नाम की एक पासिन बैठा ले मतलब ऐसे ही रख लिया था बिना शादी विवाह के। बाल बच्चा कोई न था, बस एक शौक काम, घर के पीछे पड़ी जमीन पर साग सब्जी उगाने का और शौक कुश्ती लड़ने का। घर के पूरब एक कच्ची दीवार के सहारे उत्तर दक्षिण 2 फूस की परछतियाँ जानते हैं दोस्तों, जो घास फूस, वो जैसे पहले के ज़माने में घास फूस का बना लिया करते थे, टप्पर टाइप का। और जैसे आजकल आता है ना लोहे का वो, और जिसको अपन वो कहते हैं पतरा टाइप का, वही बना लिए थे। और उसी के नीचे बैल और लड़िया और दूसरे के नीचे बढ़िया अखाड़ा। एक के नीचे कौन रहता था, एक परछती के नीचे बैल और लड़िया रहते थे, दूसरे के नीचे बैल, अखाड़ा, बढ़िया अखाड़ा, जो उनके दादा परदादा के वक्त से चला आ रहा था। मेरे परबाबा और बाबा ने निश्चय ही उस अखाड़े में जोर किया होगा। मिट्टी उसकी बड़ी ही चिकनी, मुलायम और पीली थी। साल में कई बार गिरधारी उसमें कड़ू तेल छिड़कवाते थे। नीम के पेड़ के नीचे पत्थर की एक भारी नाल पड़ी रहती थी। पहलवानों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जो उसको उठा लेता था, नक्काश को बुलाकर उस पर कई
उस पर उसका नाम खुदवा दिया जाता है। नक्काश मतलब जानते हैं, जो हाथ छेनी हथौड़ा लेके आता है और कुछ लिखने वाला, खुदाई करने वाला, वही चीज़। उस पर कई अक्षर खुदे हुए थे पर साफ किसी का नाम पढ़ पाना मुश्किल था। शायद नाम के प्रथमाक्षर भर खोदे जाते। प्रथमाक्षर मतलब होता है पहला अक्षर। उस पर मैंने माँ खुदा हुआ देखा था। संभव है मेरे पर बाबा थे। उनके पर बाबा का नाम क्या था? मिट्ठू लाल था। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। कभी वह नाल उठाई हो। कहते हैं एक बार किसी पहलवान ने नाल उठाई तो उसके पाँव की नस चटक गई और नीचे की धरती खून से तर हो गई। मैंने उस नाल को उठाते किसी को नहीं देखा था। हाँ, कुश्ती लड़ने के लिए जब लोग अखाड़े में जाते थे तो नाल को हाथ लगाकर अपना कान जरूर पकड़ते थे। बरसों से एक ही जगह पड़ी रहने से उसका कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया था। गिरधारी नाटे पर कसे। गिरधारी कैसे थे? नाटे थे। गिरधारी नाम था उसका। देखिए, गिरधारी गिरधारी नाटे पर कसे गठे बदन के थे। वैसे ही तगड़े उनके बैल थे जिन्हें वे गुड़िया के दिन लड़ाते थे। गुड़िया मतलब नागपंचमी। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता होगा। और सारा मोहल्ला देखने को जमा होता। जब दोनों बैल सींग में सींग फंसाकर आमने सामने डट जाते थे, एक दूसरे को आगे पीछे ठेलते हुए, तब गिरधारी में ही दम था कि उनकी एक एक सींग पकड़कर अलग कर दें। मुंदर सुंदर थी पर सुकुमार नहीं। वह गिरधारी के साथ खेती का सारा काम करती। जब वे गली पार कुएं पर पुरवट लगाते तो वह अकेले मोट पकड़ती। फसल के दिनों में खेत निराती, साग सब्जी खेत से निकाल कर लड़िया पर लादती, जिसे हाँक कर गिरधारी मंडी बेचने जाते। और जब कुछ भी करने को न रहता तब वह टाल वाली बुढ़िया काछिल से लड़ती। यह लड़ाई हाथापाई की न होती, सिर्फ गाली गलौज की। मिले मिले खेत टाल। कभी बुढ़िया की टाल से लकड़ी गायब हो जाती, कभी मुंदर के खेत से सब्जी, और कभी लड़ाई के और बहाने निकल आते। बुढ़िया टाल के किसी कुंडे पर बैठ जाती, मुंदर नीम के तले पड़ी नाल पर, और हाथ हिला हिला दोनों घंटों एक दूसरे को गरियाती जाती, जब तक उनका गला ही न जवाब दे देता। मेरा ऐसा सवाल है, कभी कभी मैं बगैर किसी बहाने के भी लड़ती थी, वक्त काटने के लिए, और कभी कभी शायद इसलिए भी कि अगर वे बहुत दिनों तक न लड़े तो कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी गालियाँ ही भूल जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चन जी, कहीं वो अपनी गालियाँ ही न भूल जाए। इस कारण आपस में जैसे सलाह करके वे वक्तन फवक्तन एक दूसरे के सामने बैठकर अपने ज्ञान कोश की सारी गालियाँ गर्दान जाती थी। गिरधारी के खेत के पार बाबू मुक्ता प्रसाद का मकान था। तो किसका मकान था? बाबू मुक्ता प्रसाद। ध्यान रखिएगा, इन सब के पात्रों को जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करते जाए। वे कैसे थे? आर्य समाजी थे। बाबू मुक्ता प्रसाद आर्य समाजी थे। लाट साहब के दफ्तर में काम करते थे। गर्मियों में शिमला जाते थे। गर्मियों में पहाड़ पर जाने वाले मोहल्ले के वे एकमात्र व्यक्ति थे, और इस कारण गर्मियों के बाद लौटकर वे मोहल्ले वालों से ऐसे बात करते थे जैसे अभी पहाड़ पर चढ़कर बोल रहे हैं और हम मैदान में खड़े होकर मुंह ऊपर करके उनकी बात सुन रहे हों। आदमी बुरे नहीं थे। जब सारा मोहल्ला गर्मी की लू लपट में झुलस रहा हो, तब शिमले की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते रहने पर अपनी खसूसियत का कुछ गुरूर होना स्वाभाविक है। आर्य समाज का प्रचुर साहित्य उन्होंने अपने घर में जमा कर रखा था, जिससे वे उदारपूर्वक लोगों को पढ़ने को दिया करते थे। आर्य समाजी विचारधारा से मेरा प्रथम परिचय उन्हीं के पुस्तकालय से हुआ। लई कुने की स्नान चिकित्सा के भी वे बड़े जबरदस्त पैरोकार थे। उस पर उनके लंबे लंबे प्रवचन सुनने की मुझे याद है। बात को वे मेरे कुछ काम भी आए। लड़का उनके कोई न था, दो भतीजे थे। तो उनके दो भतीजे थे। क्या नाम था? ज्योति प्रकाश और ओम प्रकाश। इसको नोट कर लीजिएगा, ज्योति प्रकाश, ओम प्रकाश, जिन्हें वे अपने लड़कों की ही तरह मानते थे। दोनों ही अपने चाचा के लघु अनुकृतियाँ थे। ऐसा सटीक उन्होंने दोनों को अपने मानसिक ढांचे में ढाला था। जिस लव लहजे में चाचा बोलते तो उसी लव लहजे में भतीजे। दोनों भाई स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के साहित्य के बड़े प्रेमी थे। तो किसके प्रेमी थे? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। ये लेखक का नाम है दोस्तों, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको। साहित्य के बड़े प्रेमी और संग्रही। उन्हीं से लेकर पहले पल मैंने स्वामी जी की कृति अमेरिका पथ प्रदर्शक, क्या पढ़ी थी इन्होंने? अमेरिका पथ प्रदर्शक और अमेरिका भ्रमण, जिसके कवर पर स्वामी जी के चित्र के नीचे छपा था, एक चवन्नी जेब में लेकर अमेरिका का भ्रमण करने वाले। क्या लिखा था उस बुक के कवर पर? एक चवन्नी जेब में लेकर अमेरिका भ्रमण करने वाले।
या इसी आशय का कुछ और। उस पुस्तक को पढ़कर मुझे लगा कि जब मैं 54 से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ, तब मेरे लिए ऐसी यात्रा क्यों कठिन होनी चाहिए। मेरी कल्पना ने उन दिनों अमेरिका पहुँचने के लिए ज़मीन आसमान के कैसे कैसे कुलाबे जोड़े थे। नियति का भी क्या व्यंग है। मैं आधी दुनिया की यात्रा कर चुका हूँ, पर अमेरिका ही जाने का योग नहीं लग सका, जहाँ पहुँचने का स्वप्न मैंने सबसे अधिक देखा। शायद अब भी कभी लग जाए। ना भी लगे तो क्या, पुस्तक पढ़ने वाले कितने गए होंगे। ओम और ज्योति ही नहीं गए। अब मैं मानता हूँ कि मस्तिष्क के विकास में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण योग होता है, भले ही वह कल्पना कभी साकार न हो। मुक्ता प्रसाद की कोठी मोहल्ला चक की उत्तरी सीमा पर थी। उसके पास मोहतसिमगंज था। लोग उसे संक्षेप में मोहतिमगंज कहते थे। मोहतसिम शायद फारसी का शब्द है, पता नहीं क्या अर्थ है, क्यों यह नाम उस मोहल्ले को दिया गया। मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम श्रमजीवी मुसलमानों के छोटे छोटे प्रायः कच्चे पर थे। भिस्ती हज्जाम कच्चे पर थे। अब वहाँ के लोगों की देखिए जिक्र कर रहे हैं। भिस्ती था, हज्जाम जर्राह, चिकवे नैचा बांधने वाली, कुंजी लगाने वाला, छाता मरम्मत करने वाले, कुलई लगाने वाले, पतंग साज, कागजी खिलौने बनाने वाले वगैरह वगैरह। उनके घरों में मुर्गियाँ पली होती और उधर से निकलो तो चुक चुक करती, कभी इधर से निकल जाती, कभी उधर से। किसी किसी के घर के सामने क्वक क्वक करती बतखें भी फिरती दिखाई देती। ज़्यादातर मर्द दिन में को फेरी में निकल जाते। सॉरी दोस्तों। और औरतें पर्दे में रहती। छोटे से छोटे भी घर के दरवाजे पर फटा पुराना मैला ही सही पर्दा जरूर लटकता रहता। बाहर छोटे बच्चे बच्चियां ही दिखलाई पड़ती। कोई औरत कभी बाहर निकलती भी तो सिर से पाँव एक लंबा सफ़ेद बुर्का डाले। देखिए, अब ये बता रहे हैं कि सुन्नी औरतें क्या पहनती थी, सफ़ेद बुर्का। वहाँ पे सुन्नी औरतें सफ़ेद बुर्का पहनती थी और सिया काले बुर्का। अब देखिए, अब तो भला पता ही नहीं है कौन कौन सा बुर्का पहनता है। पहले ऐसा था कि सुन्नी सफ़ेद और सिया काले बुर्का। इधर तो सब सुन्नी ही थी। लड़कपन में मुझे इन बुर्के वालियों को देखकर बड़ा डर लगता था। उल्लू किसी जालीदार 2 आँखों वाले चोंगे के अंदर पता नहीं क्या है। बहुत छुटपन में मुझे सड़क पर निकल जाने से रोकने के लिए कहकर डराया जाता था कि बुर्के वाली यहाँ छोटे बच्चों को अपने घाघरे में छिपाकर उठा ले जाती हैं। बुर्का जहाँ रूप को दूसरे की नज़रों से बचाने का साधन है, वहाँ कुरूपता को भी ढकी मुंदी रखने का। सही बात है, जहाँ बुर्का को लोग बहुत सुंदरता को मतलब छुपाते हैं, वहीं कुरूपता को ढक लेते हैं। इस संबंध में एक मनोरंजक प्रसंग याद आ गया। हमारे इलाहाबाद में एक डॉक्टर मुखर्जी थे। ईसाई, बड़े अच्छे डॉक्टर, पर अप्रिय, सत्य बोलने में बिल्कुल बेझिझक। मतलब वो सच बोला करते थे, जो आपको अच्छा लगे और चाहे ना लगे, वह ऐसे थे। एक बार कोई मुसलमान सज्जन अपनी बीमार बीवी को इक्के पर बिठाकर उन्हें दिखाने लाए। इक्के पर भी पर्दा, बीवी भी बुर्के में। डॉक्टर साहब से उन्होंने दरख्वास्त की कि बीवी पर्दा नशीन है। डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ फरमाए कि इक्के तक चलकर उनको देख लें। बीवी ने इक्के के पर्दे से नब्ज दिखाने के लिए कलाई बाहर निकाल दी। डॉक्टर साहब ने कहा, जबान दिखलाइए। अब तो बीवी को इक्के का पर्दा भी हटाना पड़ा और चेहरे से बुर्का भी। बीबी साहिबा निहायत बदसूरत थी। डॉक्टर साहब व्यंग से मुस्कुराए, मियाँ जी से बोले, अब मैं समझा आप अपनी बीवी को क्यों इतने पर्दे में रखते हैं। खैर, शगल उस मुस्लिम बस्ती के मर्दों का था। कबूतरबाजी, तीतरबाजी या बुलबुलबाजी। शाम को उधर से कोई तीतर का पिंजरा लिए हुए निकलता। दीमक लगी दीवारों की खोज में। दीमक तीतरों का प्रिय भोजन है। कोई बुलबुल का अड्डा लिए हुए उनके घरों पर लंबे लंबे बांसों पर कबूतरों के उतरने के लिए छतरियाँ होती, जो दूर से दिखाई देती। शाम को कबूतरों के गोल आसमान के चक्कर लगाकर उड़ते दिखाई देते। पता नहीं कैसे लोग अपने अपने गोलों को पहचानते और कैसे उन पर बाजी लगाते। तीतर और बुलबुल भी लड़ाए जाते और उन पर भी बाजी लगती। उनकी औरतों का शगल
अल्लाह मियाँ ही जाने। शगल मतलब होता है इनका शौक। शायद बच्चे पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं, पर संभवतः मैं उनके प्रति अन्याय कर रहा हूँ। बेचारियाँ घर के सब काम काज तो करती ही होंगी। बाहर या तो कामकाज के लिए निकला जा सकता है या आमोद प्रमोद के लिए। कामकाज के क्षेत्र में उनके लिए कहाँ खुले थे, और आमोद प्रमोद के भी साधन उस समय उनके लिए बाहर क्या उपलब्ध थे। उपलब्ध भी होते तो उनकी निर्धनता उनका उपभोग करने का अवसर उन्हें कहाँ देती। अब मोहल्ले के उत्तर पश्चिम कोने में बने इमाम बाड़े और उससे लगी उपर्युक्त मुस्लिम बस्ती से फिर दक्षिण लौट आऊँ। जिस गली से लौट रहा हूँ, गिरधारी का खेत अब उसके बाईं ओर है। दाईं ओर को है कच्ची मिट्टी की आदमकद मुंडेर से घिरा एक बाग, जिसे मेरे लड़कपन में कल्याण चंद देखिए एक नाम और है कल्याण चंद, जैनी सेठ के किसी वंशज का बाग कहा जाता था। वास्तव में बाग के दो हिस्से थे। एक हिस्सा कुएं तक, जिसके पास ही बाग के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा था। दूसरा हिस्सा कुएं से लेकर वहाँ तक जहाँ हमारे मकान का सामना था। कुएं से उत्तर का हिस्सा सब्जी बाग था, दक्षिण का फूल बाग। एक तीसरा हिस्सा भी था फल बाग। फूल बाग के ठीक पश्चिम, जिसका दरवाज़ा चाहचंद के कुएं के सामने खुलता था, जो महाजनी टोले में लगता था। मेरे लड़कपन में ही मालिकों की तरफ से इस बाग की देख रेख बंद कर दी गई थी। सब्जी बाग को गिरधारी मामूली किराए पर ले लेते थे। बरसात में थोड़ी गुड़ाई कर उसमें चरी बो देते थे, जिससे उनके बैलों के लिए साल भर का चारा मिल जाता था, या सब्जी के लिए उनका अपना ही खेत मिल जाता था। सब्जी के लिए उनका अपना ही खेत काफ़ी था। फूल बाग को देखकर कोई भी कह सकता था। खंडहर बता रहे इमारत बुलंद थी। उसके उत्तर पश्चिम के कोने में एक पक्का कुआं था। जगत के नीचे एक बड़ी पक्की टंकी भी बनी थी पानी इकट्ठा करने के लिए, जिससे में मोटे पाइप का एक नल लगा था। बाग भर में पानी ले जाने के लिए पक्की नालियाँ बनी थी, जगह जगह से खुली, जिसमें जा बजा क्यारियों में पानी पहुँचाया जा सके। बीचों बीच एक ऊंचा पक्का चौकोर चबूतरा था, जिस पर 4-5 आराम कुर्सियाँ मज़े से पड़ सकती थी। चारों ओर चढ़ने उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ थीं। फूल बाग का सबसे बड़ा आकर्षक था उसके पूर्व दक्षिण के कोने पर खड़ा 2 मंजिला पक्का बंगला। उत्तर मुख फाटक के अंदर प्रवेश करें तो सामने पक्का चौखूटा आंगन, 3 तरफ चौड़े चबूतरे, उसके पीछे खंभों पर पक्की दलानें, सामने की दलान के पीछे 3 कमरे, अगल बगल के छोटे, बीच का बड़ा, दाहिनी बाईं ओर की दलान से ऊपर जाने के लिए जीने, 3 दलानों पर 3 खुली छतें, सामने की और नीचे जैसे 3 बड़े कमरे टाइलों से छाए हुए। मेरे मकान के आगे के मैदान के ठीक दूसरी तरफ गली पार बंगले से लगा अस्तबल, जिसके लंबे लौह कपाट पर जंग लगा ताला पड़ा हुआ है। उसी से लगी एक बड़ी कोठरी साइज की, जिसका दरवाज़ा ईंट से चुना हुआ। क्या आप विश्वास करेंगे कि वह बड़ा सा बंगला बेमरम्मती हालत में बिल्कुल खाली पड़ा था, जो चाहे उसमें आए जाए। अस्तबल और साइज की कोठरी को छोड़कर सारे के सारे दरवाजे खुले हुए। लड़कपन में उस उजड़े बाग में खेलते, उसके पेड़ों पर चढ़ते, आँख मुदव्वल में उस खाली बंगले की दलानों में, छतों पर, खंभों के पीछे छिपते अथवा उसके कमरों में तरह तरह की शरारतें करते। हमें यह ख्याल भी नहीं आया था कि इतना बड़ा बंगला क्यों बनवाया गया और क्यों लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। पर एक दिन इसका रहस्य खुला। फल बाग में आम, इमली, अमरूद। अब देखिए फल बाग में कौन कौन से फल थे, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आम, इमली, अमरूद, जामुन, आंवले, शरीफे, करीत के पेड़ थे जिनमें बिना सींचे, बिना खाद वाद दिए भी मौसम आने पर फल लगते, और कच्चे से ही हम उन्हें तोड़ते, गिराते, फेंकते, खाते, घर लाते। न कोई मना करता, न कोई रोकता। लड़कों के साथ कभी कभी बड़के भी शामिल हो जाते। बड़के मतलब बड़े लोग। झुंझलाते, सिखलाते, पकने तो दिया करो। पर तब इतना सब्र कहाँ था, और हमारे लिए कच्चे में जो मज़ा था वह पके में लोग क्या समझ सकते थे। बड़ों के बाग में आने के 2 खास मौके होते, विशेषकर स्त्रियों के। एक तो मोहल्ले में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता, तब कुआं पूजने के लिए वह सूखा उजड़ा बाग थोड़ी देर के लिए राग रंग से रंजित गुंजित हो जाता। खुलकर अश्लील गीत गाए जाते और हम पेड़ों पर चढ़कर सुनते। एक गीत मुझे याद है,
लीप ले चौपड़िया भक्तिन लीप ले, आगे बहुत फूहड़ है। दूसरा मौका होता जाड़े में किसी समय किसी विशेष तिथि को स्त्रियाँ आंवले के पेड़ की पूजा करती, उसके तने में कच्चा सूत लपेटती और उसे ब्राह्मण को दान देती। बाद को आंवले के तले बैठकर खाना खाती। कोई कोई परिवार आंवले के पेड़ के नीचे ही रसोई तैयार करते फिर खाते। मैंने हरिवंश पुराण में पढ़ा था कि श्री कृष्ण जब परिजात वृक्ष स्वर्गलोक से उखाड़ कर द्वारिका लाए थे, तब सत्यभामा ने अखंड सुहाग के लिए श्री कृष्ण को परिजात से बांध कर नारद जी को दान कर दिया था। क्या उसी की स्मृति में यह पूजा होती है? क्या आंवला ही परिजात था? खैरियत है कि पति को स्मरण करके पेड़ ही बांधा जाता है और दान दिया जाता है। कहीं पति को भी बांधने की चल पड़ती तो पुरुषों की बड़ी मुसीबत होती। यह मेरे काफ़ी बड़े हो जाने के समय की बात है। कभी कभी गर्मी की रातों में आके अपने मकान के आगे में के मैदान में सोते हुए नींद टूट जाने पर मुझे अस्तबल से छुन छुन की आवाज़ सुनाई पड़ती। पहले तो मैंने इसकी उपेक्षा की, पर जब कई रातों को वह सुन पड़ी तो मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग से उसकी चर्चा की। उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, तुम्ही को नहीं औरों को भी यह आवाज़ सुनाई दे चुकी है। देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ दिस छुन छुन। इस छुन छुन का एक इतिहास है। और उन्होंने मुझे वह हिस्ट्री इस प्रकार बताई। महाजनी टोले के जैनी सेठ के परिवार में एक लाला कल्याण चंद हुए। वे बड़े अय्याश तबीयत थे। घर में अटूट धन था। उन्होंने एक वेश्या के लिए, जिसके रूप यौवन पर वे लट्टू थे, वह बंगला बनवाया। यह बाग लगवाया था। वह ऊपर वाले कमरे में रहती थी। हर संध्या को सेठ उससे मिलने को बाग में आते और काफ़ी रात गए अपनी हवेली को लौट जाते। वैश्या की देख रेख के लिए कई नौकर चाकर थे जो नीचे रहा करते थे। बाग में कई माली काम करते थे, पर वह वैश्या सेठ के साइस के ऊपर आसक्त हो गई। छरहरा गबरू छैला था। साइस आधी रात को अस्तबल से टमटम निकाल कर, टमटम मतलब जानते हैं ना आप लोग, पहले इक्का गाड़ी घोड़ा गाड़ी चला करते थे, उसे टमटम बोलते हैं, ठीक है। छत के नीचे खड़ी कर देता और हाँकने की ऊंची बैठकी पर खड़े होकर वैश्या को नीचे उतार लेता और सवेरा होने से पहले उसी तरह उसे छत पर चढ़ा देता। बैर प्रीत नहीं दुरे दुराए। बैर प्रीत नहीं दुरे दुराए मतलब किसी से आपकी बैर हो या किसी से प्रेम हो तो वह छुपता नहीं, कितना भी आप प्रयास कर लो। सेठ को कुछ शक पड़ गया। एक रात करीब 2 बजे अचानक बाग में आ पहुँचे। वैश्या अपने कमरे में नहीं थी। छत में से उन्होंने देखा तो नीचे टमटम खड़ी पाई। सारी बातें समझ गए। साइस की कोठरी भीतर से बंद थी। सेठ ने बहुत आवाज़ें दी, पर भीतर से कोई न बोला, न किसी ने सांकल खोली। सुबह दरवाज़ा चीरा गया तो दोनों की लाशें छत से लटक रही थी। दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। अकाल मौत मरे थे। दोनों भूत हो गए हैं। आधी रात को साइस अस्तबल में आकर बैठता है और वैश्या उसके आगे नाचती है। उसी के घुंघरुओं की छुन-छुन सुनाई पड़ती है। तभी से साइस की कोठरी का दरवाज़ा ईंट से चुन दिया गया, अस्तबल पर ताला डाल दिया गया और सेठ फिर कभी बाग में न आए। टमटम का अंग खाया अंजर पंजर अस्तबल के बाहर पड़ा था, अच्छा, जिस पर हम बच्चे न जाने कितनी बार चढ़े होंगे, न जाने कितनी बार यह कल्पना की होगी कि उसमें हवा से भी तेज जाने वाले घोड़े जोते हैं और उस पर बैठकर हम सारी दुनिया की सैर कर आए हैं। बुजुर्ग ने यह भी बताया था कि साइस कभी कभी वैश्या को टमटम पर बिठाकर घुमाने भी निकलता है। लोगों ने रात बिरात ऐसा देखा है। मुझे तो कभी ऐसा दृश्य दिखाई न पड़ा, पर छुन छुन की आवाज़ मैंने बहुत बार सुनी। यह हिस्ट्री सुनने के बाद कुछ अधिक ही शायद सच, शायद कल्पना में। जिस समय यह कहानी सुनी थी उस समय मन का सारा कौतूहल वैश्या और साइस के भूत होने और उसकी भूत योनि की क्रियाकलाप पर केंद्रित हो गया था। जीवन के अनुभव से भीगने पर जब जब यह कहानी याद आती, उनके भूत होने वाले पक्ष नितांत नगण्य लगता। मन सोचने लगता, अपने किन सुख स्वप्नों को साकार करने के लिए सेठ ने वह बंगला बनवाया होगा। एक बंगला बने न्यारा। अपनी प्रेयसी की किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह सब्ज बाग लगाया होगा। हे राजा बगिया लगाइयो जतन से। और एक दिन उस प्रेयसी की आंख कहाँ जाकर अटकी होंगी कि तन की सौ सुख सौ सुविधा में उसका मन बनवास दिया सा लगा होगा। और एक रात कितने विवश होकर उसे अपनी भावना अपने मन भावन के समक्ष व्यक्त करनी पड़ी होगी। हार नहीं स्वीकार हुआ तो प्यार रहेगा ही अनजाना। और मन भावन के सुख से कितनी बेखुदी से यह निकला होगा, हे धन्य धरा जिस पर मन का धन
धोखे से मिल जाता है। और दूसरे ही क्षण नियति ने निर्मल स्वर में मांग की होगी, मूल्य दे सुख के क्षणों का, और उन दोनों ने निर्णय किया होगा, इससे आओ कर विषपान, आपस में भुजहार पिन्हाएं, फिर चुंबन में मिल जाए, कर दे जीवन द्वे दीपों का साथ साथ निर्वाण। और सेठ ने इन है दो दीपों के निर्माण को देखकर कितने मोहभंग की मुद्रा में कहा होगा, नारी नाम तेरा छलना है, फेल्टी नेम इज द वुमन, फेल्टी टाई नेम इज वुमन। अस्तबल और साइज की कोठरी से मिला हुआ उसी लाइन में सरबराकार का मकान था। मुझे पता नहीं सरबराकार का ओहदा क्या है, किस महकमे का। मेरे बचपन में तो सरबराकार ज़ईफ हो गए थे। मैं उनको दिन में कई बार अपनी बैठक के दरवाजे पर बैठकर वज़ू और गली की ओर पीट करके नमाज करते देखता था। दिन में रेहल पर रखकर कुरान शरीफ पढ़ते या काली गुड़ियों की एक छोटी सी माला फेरते। सरबराकार सिया थे। सियों के और कई मकान उस मोहल्ले में थे। उनमें प्रसिद्ध हुए जामिन अली, जो आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के उर्दू के प्रोफेसर हुआ। अच्छा, तो कौन हुआ सिया में, कौन फेमस हुआ था? जामिन अली, जो उर्दू के प्रोफेसर के हो गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है। सीओ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अच्छे मकान में रहते थे, साफ कपड़े पहनते थे, प्राय सभी पढ़े लिखे, सभी तहजीब याफ्ता, रंग गोरे, सुन्नियों से कम ही मिलते जुलते थे। सरबराकार कभी कभी मेरे पिता और चाचा लोगों के साथ गंजीफा खेलने के लिए हमारे यहाँ आते थे। गंजीफा एक प्रकार का गोल ताश होता था, गोल ताश। ठीक है। उसका खेल कभी मेरी समझ में नहीं आया। एक पत्ता आफ्ताब होता था, जिसे हर खेलने वाला चाहता था कि उसके पास आ जाए। गंजीफे के एक एक पत्ते अलग अलग हाथ से बनाए रंगे चित्रित किए जाते थे। राजस्थान में कहीं, शायद जयपुर में बनता था गंजीफा। अच्छा, ठीक है। छपे ताशों ने हथबने गंजीफे को उखाड़ दिया। अब तो शायद ही कहीं गंजीफा खेला जाता हो। ताश घर घर में पहुंच गया। सरबराकार जिंदगी में गुमशुदा आदमी थे। उनके एक जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटी पागल हो गई थी। शादी हो चुकी थी। कहते हैं कि उसके एक बच्चा हुआ, पर जल्दी ही मर गया। उसी सदमे में वह पागल हो गई। ससुराल वालों ने कुछ दिन तो अपने यहाँ रखा, फिर बाप के यहाँ छोड़ गए। नब्बन उसका नाम था। तो लड़की का नाम क्या था? नब्बन। कमसिन, बड़ी सुंदर, रंग की, पर दिमाग खराब। फटे पुराने कपड़े पहने वह मोहल्ले भर में घूमा करती। तार रस्सी के टुकड़े, पुराने चिथड़े जो भी पाती अपने गले में डाल लेती। चिड़ियों के पर नाक कान में खोंचती। धूल उठा उठा कर अपने बालों पर बिखेरती। कभी उससे बात करो तो जो जी में आने पर बड़ी नाजुक सी आवाज़ में बोलती। किसी को न मारती पीटती थी, न किसी को गाली गुस्सा देती थी। प्रायः चुप रहती थी या अपने से ही धीमे धीमे कुछ बुदबुदाती रहती थी। पर बच्चे उसे आपा आपा कहकर छेड़ते थे। और बच्चे क्या छेड़ते थे, जितना बड़े छेड़ते थे। इंसान कितना हैरान होता है। मुहर्रम की रातों में सरबराकार अपने आंगन में मरसिया ख्वानी कराते। ऊपर चांदनी तनती, नीचे दरिया बिछती। एक कोने में गैस का हंडा जलता, बीच में एक तख्त पर मरसिया बैठती। अगल बगल उनके अगरबत्तियों का धुआं उठता। मरसियों की लय ही कुछ ऐसी होती कि शब्द न समझने पर भी मन में उदासी छा जाती। बीच बीच में लोग एक ताल में छाती पीटते। कायस्थ घरों के बहुत से मर्द लोग मरसियाँ सुनने जाते और समूह के प्रवाह में या मुसलमान दोस्तों के साथ सद्भावना दिखाने के लिए वे भी मातम मनाने की इस प्रथा में शामिल हो जाते। बरामदे में चीखों के पीछे बैठी औरतों में से बीच बीच में सिसकियाँ उठती। कभी कभी अचानक रोने का स्वर भी फूट पड़ता। मर्दों में किसी किसी को हाल आ जाता। मुंह हाल आ जाता। लोग मुंह पर पानी छिड़क कर पंखा कर कर उसे होश में लाते। मैंने किसी से सुना था, अनीस दबीर का मरसिया उर्दू MA के कोर्स में था। प्रोफेसर जामिल अली क्लास में मरसिया पढ़ाते जाते और रोते जाते। मतलब जब वो मरसिया पढ़ाया करते थे तो पढ़ाया भी करते थे और रोया भी करते थे। ठीक है। गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मरसिया की ट्यून में लिखी थी। सूत की माला की पहली कविता है। तो सूत की माला इनकी कविता संग्रह है, आपको पता होगा। उसकी पहली कविता है, उठ गए आज बापू हमारे, चुप क्या
आज झंडा हमारा। तो ये हमारी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ये पंक्तियाँ हमारी परीक्षा में एज इट इज़ ऐसे ही आ गया था। उठ गए आज बापू हमारे, झुक के आज झंडा हमारा। और किस रचना से लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या भूलों के याद करो नामक आत्मकथा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो जो लड़ा करती थी दो औरतें, उनमें कौन कौन थी, उनका नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको अगर हमारा यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट भी करिए। राधे राधे दोस्तों।